हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से इस चैनल पर हम क्लास 11 के फिजिक्स के वीडियो डालने वाले हैं और उसी को शुरू करते हुए आज हमारा जो पहला वीडियो होगा वो होगा क्लास 11 का पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पर। तो यूनिट एंड मेजरमेंट की सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज इस पहले वीडियो में ले लेंगे। जस्ट बेसिक सी बात करेंगे वीडियो के अंदर कि डायमेंशन क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट क्या होता है, कैसे डायमेंशनल फार्मूला बनाना है, बस जस्ट बेसिक सी बातें करेंगे। तो आज का कंटेंट रहेगा वीडियो के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि चैप्टर के बारे में क्या इंट्रोडक्शन है, फिर क्वांटिटी क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, फिर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए एक डायमेंशंस है और डायमेंशन फार्मूला, उसके बारे में हम देखेंगे इस लेक्चर में। फिर एग्जांपल्स ऑन डायमेंशंस, उसके थोड़े बहुत एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। फिर है होमोजेनिटी एंड कन्वर्जेशन फैक्टर। हमने जो डायमेंशन फार्मूला पढ़ा या इंट्रोडक्शन लिया, क्वांटिटीज़ पढ़ा, तो उसके क्या यूजेस हैं वो हम होमोजेनिटी एंड कन्वर्जेशन फैक्टर में हम पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सो वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का इंट्रोडक्शन से चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमारा जो यूनिवर्स होता है उसके अंदर काफ़ी ऐसे फिनोमिना होते रहते हैं जो साइंटिस्ट नॉर्मल पब्लिक को एक्सप्लेन करना चाहते हैं या ऑर्डिनरी पीपल को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन उनके एक्सप्लेन करने के लिए उनको एक मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम का यूज़ करके जो फिनोमिना हो रहे हैं साइंटिस्ट वो वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वही मीडियम का जो मीडियम होता है उसी को हम कहते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है? ऐसा मीडियम या ऐसा वे जिसके थ्रू साइंटिस्ट अपना जो फिनोमिनन ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको पीपल को अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, उसे कहते हैं क्वांटिटी। तो चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहला टर्म आता है क्वांटिटी का। क्वांटिटी जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है, क्वांटिटी कोई चीज़ कितने अमाउंट में है उसी को कहते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कितने अमाउंट में है। क्वांटिटी को या तो हम मेज़र कर सकते हैं या तो मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो जो क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं उसे वो कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी को हम मेज़र नहीं कर पाएंगे उसी को कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के दो टाइप्स कौन से हो जाएंगे? फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा टाइप हो जाएगा क्वांटिटी का नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं लेंथ। तो लेंथ एक क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। उसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो लेंथ को मीटर में मेज़र कर सकते हैं, यार्ड में, फीट में, पर उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो जनरली हम लेंथ को मीटर में मेज़र कर सकते हैं कि 10 मीटर के 20 मीटर ऐसा। तो उसको हम मेज़र कर सकते हैं, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आया। इसका यूनिट होता है मीटर। ऐसे हो गया मास हो गया, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, उसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम। मास को भी हम मेज़र कर सकते हैं, इसलिए आएगा वो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। टाइम हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी होते हैं जिसको मेज़र कर सकते हैं, तो उसको आएगा फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होता है जो क्वांटिटी तो है बट उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं रोड। तो रोड एग्जाम्पल ले लेते हैं रोड। तो आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा, रोड नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्यों है? रोड का हम लेंथ मेज़र कर सकते हैं, रोड का एरिया भी मेज़र कर सकते हैं, तो रोड क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्यों है? लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम बोल रहे हैं कि रोड का एरिया मेज़र करना है, तो जो एरिया हो जाएगा वो तो आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, बिकॉज एरिया हो गया, लेंथ हो गया, ये सब तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा। पर मैं सिर्फ आपको बोलूँ रोड, तो रोड क्या होता है? रोड का आप कुछ मेज़र नहीं कर सकते, तो इसलिए रोड जो हो जाएगा वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। रोड एक वर्ड है, अब मैं बोलूँ रोड तो आप क्या मेज़र करोगे? कुछ भी मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए वो आ जाएगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, टेबल का ले सकते हो। टेबल का आप बोलोगे आप तो मास मेज़र कर सकते हो, बट मास जो आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा। तो टेबल का भी आप कुछ खाली टेबल बोलूँ तो आप कुछ भी मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए टेबल आ जाएगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। तो ये सब थी जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद मेन होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उसको हम फर्दर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी भी 3 टाइप्स की होती है। साइंटिस्ट ने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसमें से पहला पार्ट होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल जैसे इसके वर्ड से पता चलता है कि फंडामेंटल जो सबसे बेसिक क्वांटिटी होता है, ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे कोई भी क्वांटिटी से ना बनी हो उसी को कहेंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन अभी लिखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी से ना बना हो, मीन्स वो इंडिपेंडेंट हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के। एग्जांपल हम ले लेंगे मास।
तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, और जो सिंबल होता है वो केजी होता है। लेकिन हम किसी बॉडी का मास मेज़र करते हैं और एक दूसरा बॉडी है उसका हम लेंथ मेज़र कर रहे हैं, तो मास और लेंथ का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा दूसरा कोई क्वांटिटी हो गया, जैसे कि मास हो गया किलोग्राम और लेंथ हो गया मीटर में, तो उन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में। आप मास मेज़र करोगे तो सिर्फ किलोग्राम से मेज़र करोगे या ग्राम से मेज़र करोगे, बट उसमें लेंथ का कोई भी वैल्यू नहीं आता, इसलिए वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती हैं उसी को कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। द क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड on any other quantity, ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे कोई भी क्वांटिटी पर डिपेंड ना करती हो। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साइंटिस्ट ने 7 टाइप्स दिए हैं, और 7 जो होते हैं सबसे बेसिक होते हैं, उसी को आपको याद रखना है, ये चैप्टर का मेन पार्ट हो गया है। तो 7 टाइप्स का दिए हैं। तो सबसे पहला उसमें आएगा मास। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं क्वांटिटी का नाम, यहाँ वो लिखते हैं उसका यूनिट और उसका सिंबल। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, सबसे पहला हो जाएगा मास। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, हमारे ऐसा यहाँ पे ऐसा यूनिट लिख रहे हैं हम, तो मास का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम। तो मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। आपने इसको पढ़ाया होगा 9th-10th स्टैंडर्ड में कि मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, और उसका सिंबल यूज़ करते हैं हम केजी। सेकंड होता है लेंथ। लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, और उसका सिंबल होता है एम। थर्ड आएगा टाइम। टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेकेंड, और उसका सिंबल होता है एस। फोर्थ आ जाएगा टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक टेम्परेचर लिख लेते हैं फोर्थ। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है केल्विन। आप बोलोगे हम डिग्री मेजर कर सकते हैं, बट जो उसका ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है, और उसका सिंबल होता है के, या कोई और बुक में उसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो के या थीटा में से कोई भी एक सिंबल हो जाएगा टेम्परेचर का। फिफ्थ आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने कि उसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और उसका सिंबल होता है ए। और अब बाकी जो 2 क्वांटिटी बचे हैं वो ऐसे ट्रिकी हो सकते हैं, वो आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा नहीं होगा। तो वो 2 क्वांटिटी का हम नाम देख लेते हैं। ये आप देख लो इसको, 5 क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। एक काम करते हैं 6 नंबर और 7 नंबर का यहाँ ही लिख देते हैं। तो 6 नंबर हो जाएगा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। स्पेलिंग को थोड़ा इग्नोर कर देना, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ये क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो होता है कैंडेला, और उसका सिंबल होता है सी डी। आपने नाम पहली बार पढ़ा होगा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और उसका यूनिट होता है कैंडेला। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या मेज़र करता है, तो ब्राइटनेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मीन्स लाइट कितना ब्राइट है या कितना इंटेंस है, उसको मेज़र करने का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला। मीन्स फॉर एग्जांपल आप जितना वॉट बढ़ाओगे वैसे वैसे लाइट का ब्राइटनेस बढ़ेगा, उस हिसाब से जो एक कैंडेला की वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है। उसके बाद 7th आ जाएगा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हो गया। तो उसके बाद आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, ऐसा यूनिट, और उसका सिंबल रिप्रेजेंट करने का होता है MOL। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जिसको हमारे साइंटिस्ट ने दिया है, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए काफ़ी है। जिसका मेन तो मास, लेंथ और टाइम का यूज़ होता है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट का इसका यूज़ कम आता है, लेकिन हमारे फिजिक्स में इसका भी यूज़ है। उसको हम ट्राई करेंगे कि कोई भी एक क्वेश्चन में मतलब ऐसा ट्राई करेंगे कि उसको ले लें, कि जिससे कि आपको उसका यूज़ भी पता चल जाए कि क्या होता है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ लिया। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप था फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। अब सेकंड टाइप आ जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। तो फिजिकल क्वांटिटी में जो सेकंड टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी।
डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसका नेम बोल रहा है डिराइव्ड, मतलब वो किसी से डिराइव हुआ है। तो ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हुई हो, या एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी उसमें यूज़ हुआ हो, उसी को कहते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी से जो डिराइव हुई हो उसी को कहेंगे हम डिराइव्ड क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन्ड, ओके ऑब्टेन्ड नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं द क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करे उसी को कहेंगे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स वो एक या दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मिक्स करके या उसको करके बना होता है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सपोज सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी का, वो होगा एरिया। एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा कि मीटर स्क्वायर होता है, या आपको पता होगा कि लेंथ इंटू लेंथ होता होगा। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि लेंथ इंटू लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया गया है। एक फंडामेंटल क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई किया है, उसी से हमने ऑब्टेन किया है ये डिराइव्ड क्वांटिटी। इसलिए हम उसको डिराइव्ड कहते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आया है। तो एरिया जो हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ होता है, इसका जो मीटर स्क्वायर हो गया इसका। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब। ये फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है, इसलिए इसको भी हम डिराइव्ड क्वांटिटी से कहेंगे क्योंकि रेज़ टू पावर 3 है। थर्ड हो जाएगा एग्जांपल हमारा वेलोसिटी। ऐसे न्यूमरस एग्जांपल है इसके अंदर ले सकते हैं, बस जस्ट आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 3-4 एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो वेलोसिटी का आंसर क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, बिकॉज आपने पढ़ाई होगा कि वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मीन कितना डिस्प्लेस हुआ, तो कितना मीटर उसको मीटर में मेजर कर सकते हैं, और टाइम उसको सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी जो है मीटर और सेकंड दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है, इसलिए हम उसको कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे बहुत एग्जांपल होते हैं, एक्सेलरेशन, फोर्स, ऑलमोस्ट हमारे नेचर में मैक्सिमम जो फॉर्मूला है वो डिराइव्ड क्वांटिटी से ही बनते हैं, एक या दो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज़ करके बने होते हैं। तो उसी को कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद थर्ड टाइप का क्वांटिटी आता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर थर्ड टाइप का क्वांटिटी होगा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड टाइप का क्वांटिटी हो जाएगा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में दो क्वांटिटीज आते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को अलग इसलिए रखा गया है बिकॉज वो डायमेंशन लेस होते हैं, और जैसे कि कोई नंबर होता है, नंबर तो डायमेंशन लेस होता है, वैसे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी वो भी डायमेंशन लेस होते हैं बिकॉज वो नंबर होते हैं, या एंगल, जैसे कोई एंगल मेजर करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला हो जाएगा इसका एंगल। हम 2D में देखें तो एंगल होता है, और 3D में देखेंगे तो सॉलिड एंगल होता है। तो एंगल क्वांटिटी है, और उसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा एंगल का, वो होता है रेडियन। डिग्री में मेजर करते हैं बट ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और उसका जो सिंबल होता है वो होता है RAD। एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, उसका सिंबल होता है RAD। ओके, फिर 3D में आता है सॉलिड एंगल। इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ओमेगा इसको बोलते हैं। ये ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं ओमेगा। इसको भी ओमेगा बोलते हैं, बट अब ग्रीक लेटर उन्होंने बनाया तो बोलना पड़ता है, तो इसको भी हम ओमेगा बोलते हैं। सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट स्टेरेडियन, और इसका जो ये होगा उसको हम बोलते हैं ओमेगा, इसके सिंबल को। तो इसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। जैसे कि समझ लो कोई एक एंगल लिया हमने, यहाँ पर एक सर्कल लिया, तो उसके किसी एक पार्ट में हम कोई एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया अपना थीटा एंगल। तो ये थीटा एंगल हो जाएगा, तो इसको हम रेडियन में मेज़र करेंगे। तो ये जो होता है आपको पता होगा कि सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक रेडियस होता है। ये जो है अपना L है, तो आपने पता होगा कि ये L कैसे मिलेगा, इक्वल टू R थीटा, या थीटा इज इक्वल टू L/R कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L/R। तो ये डायमेंशन लेस क्यों होगा, क्योंकि L जो होता है वो भी मीटर में मेजर करते हैं लेंथ,
लेंथ जो होगा वो मीटर में मेज़र करते हैं, और रेडियस जो होता है वो भी मीटर में मेज़र करते हैं। दोनों मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो डायमेंशन है मीन्स इसका डायमेंशन लेस हो जाएगा। मीन्स कोई डायमेंशन है ही नहीं, कोई यूनिट है ही नहीं, कोई फॉर्मूला है ही नहीं। इस फॉर्मूला तो है बट उसका यूनिट है नहीं, बिकॉज रेशियो है, दोनों मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए थीटा जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो होते हैं डायमेंशन लेस। तो ये हो गया एंगल के लिए। एंगल को रेडियन में मेज़र करते हैं। इसका एक बात याद रख लो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, या पाई बाई 2 रेडियन। तो 180 को भी 2 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे आप डिफरेंट टाइप्स के निकाल सकते हो। बस एक याद रखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो अब कुछ भी पूछूँ आप उससे बता सकते हो। कि मैं पूछूँ 3 पाई क्या होता है, तो आप बोलोगे 3 × 180 मीन्स 540 हो जाएगा। इसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। जस्ट याद रख लो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा सॉलिड एंगल के बारे में देख लेते हैं। तो सॉलिड एंगल समझ लो एक सर्कल ड्रॉ किया, बट ये 3D में है। इसको स्पीयर अज्यूम करो, स्पीयर ड्रॉ नहीं कर सकते, बस जस्ट अज्यूम कर लो कि स्पीयर है। ये समझ लो कि ये जो कोन है वो 3D में है, और ये उसका एरिया है, और ये जो है ओमेगा है। इसका एंगल को ओमेगा थीटा भी बोलते हैं, तो ओमेगा है, ठीक है। तो ये ओमेगा है, ये 3D में है। आप कौन समझते हो, कौन ऐसा होता है, ये कौन है और ये 3D है। कौन देखते हो, तो कौन का जो ये पार्ट होगा ये हो जाएगा ओमेगा, और इसका एरिया होता है। तो फिर सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको पता है एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ मीन्स मीटर स्क्वायर होता है, मीन्स लेंथ का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और रेडियस होगा वो भी मीटर में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर। तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी आंसर आ जाता है इसका डायमेंशन लेस। इसलिए जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो डायमेंशन लेस होती हैं। इसका जो टोटल एंगल होता है यहाँ पे ओमेगा, उसको याद रख सकते हैं कि वो 4 पाई रेडियन होता है। जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी आप इसको याद रख सकते हो कि टोटल एंगल जो होता है कौन बनाता है उसके अंदर, या ऐसे जो भी एंगल बनाते हैं 3D में वो 4 पाई रेडियन होते हैं। इस सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई, और जो एंगल में पढ़ा था हमने, इसके अंदर टोटल एंगल होता है 4 पाई रेडियन। इसके बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी। अब हमने सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ लिए। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ से के बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। मीन्स तो डायमेंशंस की क्या यूज़ आया वो हम देखते हैं डायमेंशन टॉपिक के अंदर। तो फ्रेंड, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डायमेंशन। तो डायमेंशन के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि डायमेंशन पढ़ने की हमको ज़रूरत क्या पड़ी। तो सपोज हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लेंथ का। तो लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं मीटर में, यार्ड में, फीट में, सेंटीमीटर में। तो लेंथ के काफ़ी यूनिट होते हैं, मीटर हो गया, यार्ड हो गया, फीट हो गया, सेंटीमीटर हो गया। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्या हो। मीन्स अमेरिका में जा रहे हो तो उन लोग यार्ड में मेज़र कर रहे हैं, इंडिया में मीटर में मेज़र कर रहे हैं। तो इसके लिए एक मेन जो सिंबल होता है वो क्या डिफाइन करें। मीन्स एक सिंबल होता है, उसके लिए क्या डिफाइन करें, उसी को कहते हैं डायमेंशन। मीन्स समझ लो लेंथ के लिए ऐसे डिफरेंट क्वांटिटीज़ हो गए, जैसे कि किलोग्राम हो गया, तो उसको किलोग्राम केजी मेज़र कर सकते हैं, ग्राम में, पाउंड में। ऐसे डिफरेंट क्वांटिटीज़ में हम मास को मेज़र कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ किलोग्राम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मास। तो मास को हम किलोग्राम में मेज़र कर सकते हैं, ग्राम में, पाउंड में, ऐसे डिफरेंट क्वांटिटीज़ में मेज़र कर सकते हैं। बट हमको उसकी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक सिंबल बनाना पड़ेगा, और वो सिंबल जो होगा वो हर जगह एक्सेप्टेड होगा। एक ही सिंबल होगा, चाहे किसी में मेज़र करो, बट उसको डायमेंशन जब लिखेंगे तो उसी सिंबल में लिखेंगे, उसी को कहते हैं डायमेंशन। तो सातों फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए साइंटिस्ट लोग ने डायमेंशन डिफाइन किया है, जो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। तो डायमेंशन का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, और उसको डेफिनेशन को थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, द पावर टू विच द क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड। द पावर टू विच फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड। तो ये होता है डायमेंशन का डेफिनेशन। ये डायमेंशन का डेफिनेशन समझने से पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं कि ये इसका डायमेंशन का मतलब क्या होता है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ था। लेंथ के लिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिंबल आया वो आया L।
इसका फर्स्ट लेटर ले लिया एल का। तो ये लेंथ अब चाहे यार्ड में मेज़र करो, चाहे फीट में, चाहे मीटर में, सेंटीमीटर में, सब में हम लेकिन डायमेंशन लिखेंगे तो हम उसको एल से ही डिफाइन करेंगे। वैसे ही मास का, मास के लिए हमने एम डिफाइन कर दिया। जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है सबके एक डायमेंशन होंगे। तो मास हो गया, फिर टाइम हो गया, टाइम के लिए हमने टी डिफाइन कर दिया। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए या तो के यूज़ कर सकते हो और कोई कोई बुक में थीटा भी यूज़ किया है, तो थीटा भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और फिफ्थ हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट या तो उसके ए यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, और जनरली ए ही यूज़ करते हैं तो मैं ए ही रखता हूँ इसके अंदर। उसके बाद ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जिसका यूनिट होता है कैंडेला, तो उसी के ऊपर बेस इसका एक ही यूनिट है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का, कैंडेला। तो उसको जो डायमेंशन में हम लोगों ने रखा है तो कैंडेला। और मेन बात इसको कि स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज किया जाता है, ये इसका लिखने का तरीका होता है डायमेंशन को। और थर्ड लास्ट हो जाएगा अपना अमाउंट ऑफ मोल। अमाउंट ऑफ मोल का इसको हम जो लिखेंगे डायमेंशन वो होगा MOL, और वो स्क्वायर ब्रैकेट में उसको क्लोज कर देंगे। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके बेसिक डायमेंशन एक बार देख लीजिए और अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए। फिर समझाते हैं कि ये डायमेंशन का मतलब क्या होता है। तो अब समझते हैं कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है। लिखा है कि द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेस्ड। तो हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन मिल गए, मीन्स उसका डायमेंशन सिंबल मिल गया है। तो हम कोई भी फंडामेंटल या कोई भी क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी या कोई भी फॉर्मूला हो, सबको हम जस्ट डायमेंशन के टर्म में लिख सकते हैं या एक ही टर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल्स लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो उसका एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ आपको। वो एग्जांपल से हम इसके डेफिनेशन का मतलब समझेंगे। एग्जांपल लेते हैं हम वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी को आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं मीटर में और टाइम को हम मेज़र कर सकते हैं सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड इसका फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड, बट इसको हम लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला में। तो डायमेंशन फार्मूला में कैसे लिखेंगे, हमने बताया था लेंथ के लिए, सब कोई भी लेंथ हो, चाहे मीटर हो, चाहे सेकंड, किलोग्राम, कोई भी लेंथ हो, चाहे मीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, यार्ड हो, फीट हो, सबके लिए हम लिखेंगे L। और जो टाइम है उसके लिए हम लिखेंगे T और (-1). यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब (1) है, 1 अज्यूम करना है इसको। तो मीन्स ये L की पावर 1 लेंथ की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है और टाइम की पावर -1 पे डिपेंड कर रहा है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, द पावर टू विच द फिजिकल क्वांटिटीज आर रेस्ड। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, आप ये नहीं बोलोगे कि LT -1 पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है और टाइम की पावर -1 पे डिपेंड कर रहा है। तो कितने की पावर पे डिपेंड कर रहा है उसी को हम कहते हैं डायमेंशन। ये एग्जाम्पल से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपको दिखाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो ये जाएगा मीटर पर सेकेंड और -2 हो जाएगा, -1 -2। ओके, तो मीटर को हम लिखते हैं, आपको पता हो जाएगा डायमेंशन में L लिखेंगे और सेकेंड को हम लिखेंगे T और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जो एक्सेलरेशन होता है वो लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2 पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ की पावर 1 एंड टाइम की पावर -2 एक्सेलरेशन का। ऐसे डिफरेंट क्वांटिटीज़ का हम डायमेंशन निकालेंगे इस वीडियो के अंदर। थोड़े बहुत एंगुलर डायमेंशन निकालेंगे, थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट वाले, थोड़ा वोल्टेज वाले, ये और थोड़े कॉन्स्टेंट्स के भी डायमेंशन निकाल के ये वीडियो को क्लोज करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम होमोजेनिटी फैक्टर और कन्वर्जेशन फैक्टर को हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल होगा डायमेंशन के अंदर। सबसे बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं एरिया का। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, आपको पता होगा मीटर स्क्वायर होता है। तो उसको डायमेंशन के टर्म में कैसे लिखेंगे हम, L की पावर 2। लेकिन जनरली हम डायमेंशन जो होता है वो MLT के टर्म में निकालते हैं, मीन्स मास, लेंथ और टाइम के टर्म में निकालते हैं। तो मास का फैक्टर तो इसके अंदर है ही नहीं, मास तो एरिया में आता ही नहीं है और टाइम भी आता ही नहीं है एरिया के अंदर। तो हम इसको क्या लिख देंगे, M की पावर 0, L की पावर 2 और T की पावर 0। तो एरिया का डायमेंशन हो जाएगा M0 L2 T की पावर 0। MLT की टर्म में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने M की पावर 0 और T की पावर 0 लिख दिया। सेकेंड एग्जाम्पल पर जाते हैं हम, वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, इसको हम कैसे लिखेंगे, L की पावर 3, और मास और टाइम का फैक्टर तो इसके अंदर आता ही नहीं है, तो m 0 और t 0। मीटर क्यूब होता है, मीटर को हम लेंथ में मेजर करते हैं, इसलिए L की पावर 3। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सीखेंगे कि बिना फिजिकल क्वांटिटी को जाने कैसे उसका हम डायमेंशन निकाल लें। खाली हमको ये पता हो कि वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको डायमेंशन निकाल लेंगे एकदम जादू की तरह। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ निकालना सीखते हैं कि कैसे इसको निकाला जाए, मतलब ये डायमेंशन फार्मूला होता क्या है और कैसे निकाला जाए, तो वो सीख रहे हैं हम। सेकंड थर्ड आ जाएगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का हमने देख ही लिया है, लेकिन यहाँ लिखने के लिए बात देख लेते हैं। वेलोसिटी हो जाएगा, इसका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, मास तो इसके अंदर है नहीं, तो m 0, मीटर आ रहा है तो लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा LT - 1, m 0 L1 T - 1। फोर्थ हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, टाइम का हो जाएगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे m 0 बिकॉज मास का फैक्टर है ही नहीं, L1 T - 2। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का। ऐसे डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। बेसिक बाद हम ले लेते हैं इम्पल्स, ये उससे थोड़ा बेसिक लेते हैं। पहले मोमेंटम ले लेते हैं, जिसका आपने देखा भी होगा 9th-10th स्टैंडर्ड में। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपने 9th-10th में पढ़ा ही होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का हो जाएगा m, मास का हो जाएगा kg, और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इसको डायमेंशन में कैसे लिखेंगे, इधर मास का फैक्टर है m की पावर 1 और इसका L की पावर 1 और t की पावर ऊपर लिखेंगे इसको, तो -1 हो जाएगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, mLT - 1। ये हो जाएगा हमारा 5th नंबर का। उसके बाद हम 6th नंबर पर आते हैं। 6th नंबर पर हम ले लेते हैं इम्पल्स। इम्पल्स आपने पढ़ा होगा कि इम्पल्स क्या होता है कि शॉर्ट फ्रैक्शन के लिए जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं इम्पल्स। तो कितने इंस्टेंट टाइम के लिए जो फोर्स लगा है उसको कहते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो उसके लिए हमको फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो इम्पल्स से पहले हम फोर्स का डायमेंशन एक बार देख लेते हैं। जो फोर्स का डायमेंशन जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो जाएगा kg और एक्सेलरेशन का हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का होता है सेकेंड। तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हमने पढ़ा है कि मीटर पर सेकंड होता है और टाइम का सेकंड होता है। सेकंड ऊपर आ जाएगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको डायमेंशन में कैसे लिखेंगे हम, किलोग्राम का हो जाएगा m, मीटर का हो जाएगा L की पावर 1 और टाइम का हो जाएगा T - 2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT - 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इसको आप याद रखो हमेशा। बिकॉज फोर्स के डायमेंशन से आगे का दूसरा डायमेंशन निकालेंगे हम जनरली। फिर फोर्स को वापस मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट फोर्स का डायमेंशन याद रख के दूसरे डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स का इसलिए याद करने को बोल रहा हूँ बिकॉज ये ज़्यादातर फॉर्मूले में यूज़ होता है। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, mLT - 2। याद रखो mLT - 2, m1 L1 T - 2। जैसे आपको याद रखना है उसी हिसाब से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ मैं फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, mLT - 2। कुछ नहीं लिखा हो तो 1 अज्यूम करना है। तो उसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर पे इम्पल्स का। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम होता है डेल्टा टी की। तो फोर्स का आपने पता ही होगा कि क्या होता है उसका mLT - 2। अब थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट फोर्स का हो जाएगा mLT - 2 और टाइम का होता है टाइम का हो जाएगा t। तो ये क्या हो जाएगा mLT - 1 -2 + 1 हो जाएगा -1। ओके, फिर 6th 7th नंबर पर आ जाते हैं। इम्पल्स के बाद हम देख लेते हैं एनर्जी का या वर्क का। तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का पता ही है आपको कि एम एल टी माइनस टू होता है और डिस्प्लेसमेंट का एल, तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। इसका वर्क का भी याद रख सकते हो कि फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, इसका डायमेंशन फार्मूला। इसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना है, ये आपको याद रखना है हमेशा कि वर्क का हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। उसके बाद हम आगे का देखते हैं, फिर वर्क के बाद क्या, उसके बाद तो वर्क के बाद सेम एनर्जी, तो एनर्जी का होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, मीन्स वर्क करने की कैपेसिटी को कहते हैं एनर्जी। तो एनर्जी का भी सेम ही डायमेंशन निकल के आएगा, मतलब वर्क की तरह। जैसे कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, मतलब एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, तो जूल का भी वही आ जाएगा सेम एम एल टू टी माइनस टू। इसको आप निकाल भी सकते हो एनर्जी का, ये हो जाएगा 7 नंबर का। सेम आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके उसका निकाल सकते हो एनर्जी का, वर्क डन हो जाएगा। जो एनर्जी है इज द वर्क डन। 8 नंबर हो जाएगा पावर। तो पावर का आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने निकाला कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होता है, और वर्क का होता है डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, और टाइम का हो जाएगा टी, तो इसका हो जाएगा एम वन एल टू टी माइनस थ्री। तो पावर का क्या हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला एम वन एल टू टी माइनस थ्री। ऐसे डिफरेंट टर्म का आगे का देख लेते हैं हम। हमने आगे वेलोसिटी का फार्मूला देख लिया था, तो उसके ऊपर से हम एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला देखते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो फॉर्मूला आपको नहीं आता है उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे उसको पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने आना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने आ रहा है बिकॉज फॉर्मूला तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा इस चैप्टर के अंदर, और नहीं भी दिया रहेगा तो आप इसको 12th स्टैंडर्ड के बाद देखोगे तो आपको सारे फॉर्मूले आते होंगे, तो आपको ये निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और रेडियस का होगा मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है, तो इसका यूनिट आता है सेकेंड इनवर्स, मीन्स सेकेंड रेस टू एस रेस टू माइनस वन। इसको हम कैसे लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला में एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, मीन्स टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा का दूसरा फार्मूला भी होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम होता है, टाइम का इन्वर्स होता है वो भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आगे एंगुलर वेलोसिटी के बाद थोड़े और टर्म्स देखते हैं, थोड़े इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ भी देखते हैं हम। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के अंदर सबसे पहला देख लेते हैं हम वोल्टेज। वोल्टेज से पहले सबसे बेसिक क्वांटिटी जो होता है इलेक्ट्रिक के अंदर, उसको चार्ज के बारे में देख लेते हैं। चार्ज होता है, इसका सिंबल होता है क्यू, और क्यू का फॉर्मूला होता है आई अपॉन टी। आई क्या होता है करंट, करंट को किस में मेजर करते हैं हम एम्पियर में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं हम, टाइम को किस में मेजर करते हैं हम सेकंड में। तो इसको लिखेंगे टी। करंट को मेजर करते हैं हम एम्पियर में, और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो, बिकॉज मास और लेंथ का कोई फैक्टर ही नहीं है इसके अंदर। और टाइम के लिए लिखेंगे टी माइनस वन, और एम्पियर के लिखेंगे ए। इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ कि बिकॉज जो करंट होता है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है, तो हम जो डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर लिखते हैं। तो करंट है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए जो एम्पियर ऊपर है इसलिए हम लिखा ए रेस टू वन। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टी माइनस वन ए वन, या एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन ए वन। सेकेंड इसके बाद देख लेते हैं हम वोल्ट का, वोल्टेज का। तो वोल्टेज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्चुअली हमने पढ़ा होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। तो वी होता है वोल्टेज होता है, क्यू होता है वो चार्ज होता है। तो आपने वर्क का भी आपने डायमेंशन देखा और चार्ज का भी देख लिया आपने, उसको दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा। तो वोल्टेज के लिए क्या लिखेंगे हम वर्क बाई क्यू। वर्क होता है एनर्जी, उसका हमने पता है कि एम एल टू टी माइनस टू होता है, या निकाल सकते हो आप वर्क इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है एम एल टू माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट का होता है एल, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। और चार्ज का हमने ऊपर देखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी माइनस वन ए वन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ एम एक बार है तो एम वन हो जाएगा, एल टू टाइम्स है तो एल टू हो जाएगा, टी माइनस टू और
+1 तो t हो जाएगा t -1, -2 +1 तो हो जाएगा t -1 और a -1। ये हो जाएगा वोल्टेज का फॉर्मूला। तो वोल्टेज के फॉर्मूलाज के ऊपर से हम बहुत सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस का, करंट का। तो एक लास्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस के लिए बेसिक सा फॉर्मूला सबसे इलेक्ट्रिकल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि V = IR। तो V होता है वोल्टेज होता है, I होता है करंट होता है और R होता है रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज को हम करंट से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा रेजिस्टेंस। वोल्टेज का भी हमने निकाला था यहाँ पर, तो उसको आप करंट से डिवाइड कर देना तो आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस। बहुत ईजी टास्क है। करंट का ये लिख दोगे, जो वोल्टेज का फॉर्मूला हमने निकाला था उससे डिवाइड कर लो, मिल जाएगा रेजिस्टेंस। ईजी है, इसको आप कर सकते हो। हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं हमारे, लेकिन उससे पहले थोड़े हम कॉन्स्टेंट्स के भी देख लेते हैं एक बार, डायमेंशन कि कॉन्स्टेंट के डायमेंशन होते हैं। कोई कॉन्स्टेंट्स डायमेंशन लेस होते हैं, बट सारे कॉन्स्टेंट डायमेंशन लेस नहीं होते हैं। उसमें से एक दो देख लेते हैं। जैसे कि हो गया यूनिवर्सल कांस्टेंट G होता है। तो G के लिए आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला F = G m1 m2 अपॉन r²। तो आपको G ढूंढना है तो आप r² को मल्टीप्लाई करोगे और इसको ऐसे करोगे। तो G के टर्म्स में फॉर्मूला लिख लो F × r² अपॉन m1 m2। आपके पास सारे डायमेंशंस हैं। फोर्स का डायमेंशन है, r² का है और मास के डायमेंशन भी है। r² मीटर² हो जाएगा। तो फोर्स का क्या हो जाएगा mLT - 2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा mLT - 2 और रेडियस का हो जाएगा L2 L⁻²। और m1 m2 का क्या हो जाएगा m⁻²। तो इसी से आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा m1 इधर है, 2 इधर है, तो -1 हो जाएगा। 1 - 2 -1 L 3 टाइम्स हो जाएगा और टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगा, -2 टाइम्स। तो जो D का डायमेंशन है m-1 L3 t - 2। तो आपको अगर फार्मूला पता चल जाए तो आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो उसके बेसिक यूनिट से। तो फार्मूला अगर दिया हो तो उसका डायमेंशन निकालना काफ़ी इजी होता है। G का देख लिया हमने, दूसरा एक कांस्टेंट देख लेते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है या प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट हम किसी का भी लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ उसको निकालने का तरीका है। अगर फार्मूला आपको नहीं पता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फार्मूला तो आप आगे सीखने वाले ही हो। मेन मेथड इसका मेथड करने का, सीखने का तरीका। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या होता है फार्मूला PV = KT। जैसे PV = nRT होता है, आइडियल गैस का इक्वेशन, जो आपको अभी सीखे नहीं हो लेकिन nRT। तो PV = KT, जो K होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो PV/T = K। ये T को आप टाइम से कंफ्यूज मत करना। ये T जो है वो टेम्परेचर है। तो ये प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तीनों को आपको डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो आपको K का डायमेंशन मिल जाएगा। तो K = क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। और ये होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का होगा m³ अपॉन टेम्परेचर का होगा केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर का, या थीटा हो जाएगा। एक काम करते हैं थीटा लिख लेते हैं टेम्परेचर को। तो फोर्स का डायमेंशन पता है आपको mLT - 2, m³ का हो जाएगा L³ अपॉन एरिया का हो जाएगा L2 और थीटा का हो जाएगा, थीटा तो थीटा ही रहेगा। तो इसको आप सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, ये L4 और -2 हो जाएगा 2। तो mL2 t - 2 और θ⁻⁻1 या k⁻⁻1 भी लिख सकते हो आप। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। तो ऐसे आप किसी भी डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो। एक लास्ट डायमेंशन फार्मूला आपको निकाल देते हैं, बिकॉज वो उसके अंदर को डिफरेंट है। हम थोड़े एंगुलर ले लेते हैं, बिकॉज वो थीटा वाला टर्म्स का हम देखा ही नहीं हमने। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया टॉर्क का। तो टॉर्क का आपने पता होगा कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा लिखते थे, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा ऐसा लिखते थे ना फॉर्मूला। तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा mLT - 2, डिस्टेंस का हो जाएगा L। अब थीटा हमने जैसे पढ़ा है कि थीटा होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होते हैं, डायमेंशन लेस। तो थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा, बिकॉज थीटा एक नंबर है। जैसे cos 60 होता है, आपने पढ़ा होगा 1/2। तो 1/2 एक नंबर है, नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, तो इसका डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL2 t - 2। आपने देखा होगा ये फॉर्मूला दूसरी बार आ रहा है,
याद करो कि ये फार्मूला किसका था, याद करो जल्दी से, ये फार्मूला किसका था, mL2T-2। तो ये फार्मूला किसका था, एनर्जी का था, वर्क डन का था, सेम फार्मूला आया था। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आए हैं IIT के अंदर कि पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम फार्मूला। तो टॉर्क दे दिया ऑप्शन में, एनर्जी दे दिया, तो वैसे वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि इसका एनर्जी का भी यही फार्मूला होता है, डायमेंशनल mL2T-2। तो हमने देख लिया कि हम कोई भी फार्मूला हो उसको हम MLT के टर्म्स में, मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में उसको लिख सकते हैं सेम सिंबल के अंदर, इसलिए हम डायमेंशन पढ़ना जरूरी हो जाता है। लास्ट में थोड़ा टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो होता है होमोजेनिटी एंड कन्वर्जेशन फैक्टर। एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादातर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बस जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमने डायमेंशन फार्मूला पढ़ा, बट वो डायमेंशन फार्मूला का यूज़ क्या होगा। हमने पूरा डायमेंशन फार्मूला तो पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे करके निकाला जाता है, बट इसका यूज़ क्या होता है। तो उसका यूज़ होता है कि होमोजेनिटी जैसा वर्ड बोल रहा है, होमोजीनियस पढ़ा होगा आपने कि सेम। तो होमोजेनिटी मीन्स तो LHS, एक LHS साइड में इक्वेशन लिखा रहता है, एक RHS साइड में। तो LHS इज इक्वल टू RHS कोई इक्वेशन लिखा रहेगा, तो इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे या कैसे चेक करेंगे कि वो इक्वेशन दोनों तरफ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, LHS का डायमेंशन निकाल लेंगे और यहाँ RHS का डायमेंशन निकाल लेंगे। अगर दोनों मैच कर रहा है तो उसका जो फार्मूला होगा वो भी मैच करेगा, मीन्स उसका डायमेंशनल फार्मूला मैच कर रहा है, तो इक्वेशन होगा वो करेक्ट होगा। इसके बहुत से ड्रॉबैक्स होते हैं और बहुत से एडवांटेजेस होते हैं। कन्वर्जेशन फैक्टर, तो जैसे हमने पढ़ा है कि 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, तो इसी तरह से कन्वर्जेशन फैक्टर होता है, मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। जो ये कन्वर्जेशन फैक्टर है उसको भी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके एडवांटेज ड्रॉबैक्स सारे पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे को शेयर करें और आगे पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।